एंथैल्पी। ए स्टेट फंक्शन। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में याद करना, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, सुनना। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, गिब्स फ्री एनर्जी, यू, ये तीन आप बता रहा हूं, एच, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनका इस्तेमाल स्टेट बताने में होता है। ऐसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी होती है गिब्स फ्री एनर्जी। पढ़ना है हमें इसके बारे में, अभी हम नहीं जानते इसके बारे में। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है इंटरनल एनर्जी, ये तो पढ़ लिया आपने, इंटरनल एनर्जी। और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है एंथैल्पी। ये सभी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन, इनकी वैल्यू स्टेट में बताई जाती है, पाथ में नहीं। इनकी वैल्यू स्टेट पर डिपेंड करती है। ये हमने पढ़ लिया है इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी समझेंगे, 100% समझ में आता है ये, आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे जो मैं बोलता हूं। एंथैल्पी क्या होता है? एच, एच इसका सिंबल है, यू प्लस पीवी। ये क्या मतलब है यू प्लस पीवी? मतलब ये है कि जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, ध्यान देना भाई शुरू से ही। ऐसा होता है कि कोई चीज बोल देते हैं, उसके बाद बच्चे को ध्यान आता है कि इसमें ये हमें समझना था, तो वो पहले ही ध्यान दो उस बात पे। ये एक सिस्टम है, क्या इसमें इंटरनल एनर्जी है? आप कहेंगे हाँ। क्या इसमें प्रेशर है? गैस का प्रेशर है, और इसका वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम। अगर आप इसके U को PV से जोड़ दें तो एक क्वांटिटी बनती है H। आप कहेंगे H होता क्या है सर? कुछ नहीं, U प्लस PV को H बोलना है। अगर U प्लस PV, U प्लस PV बार बार बोलते हैं तो टाइम लगता है, आपको H बोलना है। U प्लस PV, H। क्या H निकाला जा सकता है? नहीं, क्योंकि U नहीं निकाला जा सकता। जब U ही नहीं निकाला, हमने पढ़ा है कि U मेजर नहीं होता है, डेल्टा U मेजर होता है, कैनॉट मेजर। U मेजर नहीं होता है, डेल्टा U मेजर होता है। थोड़ा आवाज में रिवर्बरेशन का फील होता है मुझे, और मैं अपनी आवाज से डिस्टर्ब हो जाता हूं। यू मेजर नहीं होता है, इससे होता है कान में लगाने से। यू मेजर नहीं होता है, कैन नॉट मेजर। डेल्टा यू मेजर होता है, जो हमने मेजर किया। अगर यू मेजर नहीं हो सकता तो फिर एच कैसे मेजर होगा? कैन नॉट मेजर। पहले आप ये बताइए, आपके समझ में आया एच मेजर नहीं होगा? यस सर। एच नहीं निकाला जा सकता, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अब यहां देखना है ध्यान। अच्छा, मैं इसको हीट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हीट दे रहा हूं, हीट का सिंबल है क्यू। अगर मैं इसको हीट देता हूं तो गैस में हीट आ जाएगी, एनर्जी। अगर मैं इसको हीट देता रहूं और वो हीट बाहर ना जा पाए, बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा हूं मैं? होगा मेरा कोई तरीका जिससे मैं हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा हूं, सिर्फ अंदर पास कर रहा हूं। अगर मैं इसको हीट देता हूं तो पिस्टन ऊपर खिसकता रहेगा, और मान लीजिए खिसक रहा है पिस्टन, ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया। तो आपको एक बात पहले ही बतानी है, तभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा आगे।
ये बताना भाई। इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था, ये बात आपको याद है या नहीं? यस सर। प्रेशर चेंज नहीं हुआ है ना, क्योंकि पिस्टन साथ साथ ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता रहेगा अगर पिस्टन, तो प्रेशर बदल नहीं पाएगा, फिर प्रेशर बढ़ नहीं पाएगा। अगर पिस्टन यहीं रहता तो हीट अंदर कलेक्ट हो जाती और वो यूज नहीं होती, तो पिस्टन फिर अंदर प्रेशर बढ़ जाता। तो प्रेशर कांस्टेंट है। या ऐसे देखो, बड़ा सिंपल ये है, पहले जो ये वाला प्रेशर था, ये मान लीजिए 1 एटीएम था, क्योंकि ऊपर का भी प्रेशर 1 एटीएम था। अब अगर ये आके रुक गया है, तो ऊपर का प्रेशर 1 एटीएम ही है, ऊपर का थोड़ी चेंज हुआ है, तो नीचे का अब भी क्या है 1 एटीएम, तो प्रेशर में चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने यही बात नहीं समझी है कि प्रेशर में चेंज नहीं हुआ है, तो मैं सही बता रहा हूं, टॉपिक बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब 15 सेकंड में मुझे बता, मुझसे पूछ लेना है अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है, समझ में नहीं आया तो। सुनो, अच्छा, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, सुनना मेरी बात। क्यू का मतलब सिस्टम को हीट दी, है ना। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, जितनी आप उसे हीट देंगे। हीट क्या है, कैसे दिया मैंने, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दे रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां लिख देना है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और W किसके इक्वल होता है, यहां लिखूंगा, नीचे देखना। पहले तो ये बताओ, क्या यहां पर वर्क डन हो रहा है? हाँ, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर हीट देने के बावजूद भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पिस्टन ऊपर खिसक रहा है लगातार, इसका मतलब गैस वर्क डन कर रही है। क्या यहाँ वर्क डन हो रहा है? हाँ। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, कैसा वर्क डन है? ये इरिवर्सिबल है, तेजी से होने वाला वर्क है, तेजी से हो रहा है। तो कैसा वर्क डन, वर्क डन की जगह मैं ये लिखूंगा पी डेल्टा बी। अरे खराब नहीं कर देना है, टॉपिक को देखते रहना, मेरे को लास्ट में बता देना चाहिए। माइनस लगता है इसमें, फॉर्मूला माइनस में ही होता है वर्क डन का। अच्छा, डेल्टा यू की जगह मैं लिख सकता हूं यू टू माइनस, डेल्टा यू की जगह लिख सकता हूं मैं यू टू माइनस यू वन, और डेल्टा वी की जगह वी टू माइनस वी वन, टी वी टू माइनस वी वन। यू टू थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, चलिए, क्यूपी माइनस टीवी टू प्लस टीवी वन, यू टू प्लस, इधर ला रहा हूं मैं इसे यू टू प्लस पीवी टू, यू टू से जोड़ दिया, यहां माइनस है, यू वन ये माइनस में हो जाएगा, माइनस पीवी वन। कुल मिलाकर दोनों को इस साइड ले आया, और U2 के साथ टू वाले के साथ टू वाला लिख दिया, वन वाले के साथ वन वाला। ये ब्रैकेट अगर लगाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर ये तो ऐसे है, माइनस U1, ये प्लस इधर आके माइनस PV1, लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट लगाओगे तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, QP। अब एक चीज देखो, QP जो है वो डिफरेंस है U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस P1, यहीं पर ध्यान देना है। मैंने कितनी हीट दी है कांस्टेंट प्रेशर पर मैंने कितनी हीट दी है कांस्टेंट प्रेशर पर? यहां पर शुरुआत में इंटरनल एनर्जी U1 है प्लस PV1, पहले तो ये निकाल लो। बाद में इंटरनल एनर्जी कितनी है, प्लस PV2, प्रेशर दोनों जगह सेम है, तो P और P, इसका
और इसका जितना डिफरेंस है उतना ही क्यूपी है। यानी मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर उतनी ही हीट दी है जितना सिस्टम के शुरुआत में U प्लस पीवी और बाद में U प्लस पीवी का अंतर है। जितना दोनों के U प्लस पीवी में अंतर है उतनी ही हीट मैंने दी है। तो इसे U प्लस पीवी बोलते हैं तो कितना दिक्कत होता है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं, ये एंथैल्पी होता है H U प्लस पीवी। तो इसकी जगह मैं H1 लिख देता हूं ना, शुरुआत वाली एंथैल्पी यानी शुरुआत वाला U प्लस पीवी, बाद वाला U प्लस पीवी। तो जो हमारी हीट कांस्टेंट प्रेशर पर होती है वो डेल्टा H के इक्वल होती है। इसे सेंटेंसों में बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों हो सकता है। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर is equals to चेंज इन एंथैल्पी। अब बच्चा कह रहा है सर चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है? वही बात कर रहे हो ना फिर जो मैं शुरुआत में बता रहा हूं। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब है U प्लस पीवी का डिफरेंस। शुरुआत वाला U प्लस पीवी हीट कांस्टेंट प्रेशर पर उतनी ही दी गई है जितना इसके शुरुआत वाले और बाद वाले U प्लस पीवी में डिफरेंस है। यानी डेल्टा H शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े। इसको H1 मान लिया, इसको H2 मान लिया। बताइए ये समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही। बताओ। Yes, sir. इसी शॉर्ट लो, इसको भी बताना जल्दी 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 बताना, इतनी ढीली आवाजों में नहीं बताना। अब देखो ये तो हो गया आपका एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, पेपर में लिखने को भी आता है, हर तरीके से आता है। मेरे पास हर किसी चैप्टर के नोट्स हैं, बहुत अच्छे से लिखे हुए, इसके भी हैं, बस पीडीएफ नहीं होती है मेरे पास। अब वो पीडीएफ बनानी पड़ेगी मेरे को, फोटो लूंगा मैं। देखो अब यहां देखना। अच्छा अगर हीट, हेडिंग देखना, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी हो, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको कहते हैं क्यूवी। क्यूवी का मतलब है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूवी। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा ये देखो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया है, यानी वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दिया है। देखो हीट देते समय, देते या लेते जो भी है, देते समय वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया है। अच्छा वॉल्यूम ही चेंज होने दिया है तो इसे खोलो, पी डेल्टा भी। अक्सर इस डेल्टा के बारे में एक चीज समझते हैं, देखना। अक्सर पता है ये डेल्टा यहां लिखा रहता है ऐसे, डेल्टा पीवी ऐसे लिखा रहता है, डेल्टा बाहर। इसका मतलब पता है क्या होता है कि जो चेंज है वो अभी डिसाइड नहीं है कि प्रेशर में है या वॉल्यूम में, हमने डिसाइड नहीं किया है। तो कब डिसाइड करेंगे हम? देखो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमें पता है कि जब वर्क डन हो, ये वर्क डन का फॉर्मूला है ना, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। और हमको ये मालूम है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसमें वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बाद में हम ये डेल्टा अंदर डाल देते हैं कि भाई ये डेल्टा इसके साथ लगेगा,
क्योंकि हमको मालूम है कि वर्क डन में वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये डेल्टा मैं अंदर डाल देता हूँ अगर, तो ये पी डेल्टा वी हो जाता है। तो इसको ऐसे दिखेंगे तो डरना नहीं है। डेल्टा वी जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर में चेंज आया होगा बेशक, मगर जब आपका डेल्टा वी ही जीरो है तो ये सब कुछ जीरो हो गया। अब आप यहाँ प्रेशर में चेंज आया है या नहीं आया है उसके मायने ही खत्म हो गए। अब वॉल्यूम में चेंज जीरो क्यों है? क्योंकि हीट देते समय वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया। और तुमने क्यों नहीं होने दिया वॉल्यूम चेंज? क्योंकि मैंने पिस्टन लगाया ही नहीं जो वॉल्यूम चेंज होता। मैंने तो कंटेनर ले लिया क्लोज, बंद, हीट दिया दी हमने, वॉल्यूम चेंज नहीं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो क्यू वी के इक्वल है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक क्यू वी एक क्यू पी। जो क्यू वी है वो डेल्टा यू होता है और जो क्यू पी है वो डेल्टा एच होता है। इसका सीधा सा मीनिंग है, हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पर दोगे तो उससे एंथैल्पी चेंज होगी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दोगे तो उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। नहीं ऐसे नहीं है, रुक जाओ मैं दोबारा बोलता हूं। ऐसे बोलना है कि अगर आपने हीट कांस्टेंट प्रेशर पर दी है तो आपकी दी गई हीट उतनी ही है जितना एंथैल्पी में चेंज आया है। और अगर आपने हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में दी है तो आपकी हीट उतनी ही है जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। बताओ समझ आया? यस सर। यस सर। तेरी आवाज को क्या हो गया? चलो स्क्रीनशॉट लो इसे, इसका एक चीज समझ लें बहुत ध्यान से फिर से। देखो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू की जगह लिखना है माइनस पी डेल्टा वी। इसको इधर ले आना है। डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू इधर आ जाएगा प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू ये क्या है क्यू पी। पी क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वर्क डन हो रहा है ना। तुमने डेल्टा वी जीरो नहीं लिखा है। चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो डाल देते तो फिर प्रेशर, इसका मतलब है चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेशर चेंज होगा। मगर अभी आपने इसे बनाए रखा है तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल्टा वी जीरो नहीं है। तो अगर वॉल्यूम चेंज होता रहता है तो प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो ये हीट कांस्टेंट प्रेशर पर, ये वही डेरिवेशन है। क्यूपी की जगह तुमने डेल्टा एच लिखना सीख लेना है तुम्हें। तो ये डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन हो गया। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में थोड़ा ही अंतर है बस, ये वर्क डन का। अब सुनिए, इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना है, जो भी वो करवा रहे हैं वो देखना है। मान लीजिए अंदर एक गैस थी अमोनिया, दो मोल गैस है अमोनिया, दो NH3 है। इसकी रिएक्शन ऐसी होती है, दो NH3 टूटेगा तो N2 प्लस 3H2। पहले ध्यान देना है इस बात पर। यहाँ गैस के कितने मोल हैं? दो। गैस है ही सारी। यहाँ गैस के कितने मोल हैं? एक। इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ बातें मुझे इसमें बतानी पड़ेंगी न्यूमेरिकल के टाइम पर। यहाँ गैस के दो मोल है, यहाँ एक है, यहाँ तीन है। यानी यहाँ गैस के दो मोल है और यहाँ चार मोल है। ये गैस है, ये टॉपिक गैसेज के लिए ही है। अब देखिए
यहां पर पीवी किसके इक्वल है? एनआरटी। अगर अमोनिया सडनली टूट जाती है तो गैस के मोल 2 से 4 में है। तो अगर अमोनिया सडनली टूट जाती है और आपने थोड़ा सा भी ये चैप्टर पढ़ा है तो यहां गैस के मोल बढ़ जाएंगे, और अगर गैस के मोल बढ़ गए तो पिस्टन ऊपर आ जाएगा, है ना? अब सुनिए, तो यहां भी मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखता हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या यहां पर प्रेशर अलग अलग है? नहीं, प्रेशर सेम है, क्योंकि पिस्टन लगा है। पिस्टन में तो नीचे उतना ही प्रेशर होता है जितना ऊपर है, जितना ऊपर है उतना नीचे, प्रेशर सेम है। क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम सेम नहीं, वीए वीबी चेंज हो गया। नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, ये 2 मोल है और यहाँ ज्यादा मोल है, यहाँ N2 प्लस 3H2 है, Na Nb। टेम्परेचर कांस्टेंट है जी, हाँ। क्यों? क्योंकि जो भी हीट बनती है वो बाहर चली जाएगी, और अगर बाहर से अगर ये गर्म हो गया होगा, थोड़ा बहुत गर्म हो गया होगा तो हीट बाहर चली जाएगी, और अगर ये ठंडा हो जाता है तो बाहर से हीट अंदर आ जाती है। टेम्परेचर में चेंज तभी होगा जब आप कुछ खास चेंज करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे, वरना नॉर्मली टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, आर में भी कोई चेंज नहीं है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसे जैसे करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो पी, ये पीवीबी माइनस पीवीए एन बी आर टी। एन बी क्या है? गैस के मोल कितने हैं? 4, 3 और 1 4। एन ए क्या है? गैस के मोल 2। सुनो इस बात को, एन बी क्या है? गैस के मोल, टोटल मोल। एन ए क्या है? गैस के टोटल मोल। एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी, पी कॉमन ले लो, तो वीबी माइनस वीए। वीबी माइनस वीए का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी। आरटी कॉमन ले लो बाहर, तो एन बी माइनस एन ए, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैस के मोल्स में कितना चेंज आया, इसीलिए जी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। गैस के मोल में कितना चेंज आया? एन बी माइनस एन ए, ये है गैस के मोल 4 और ये गैस के मोल 2, 4 और 2, 2 का चेंज आया, एन बी माइनस एन ए। तो पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी लिखा जा सकता है यहां पर। तो मैं ये लिखूंगा डेल्टा यू, और पी डेल्टा वी की जगह लिखूंगा डेल्टा एन जी आर टी। इस पर हमें न्यूमेरिकल करने हैं। ये न्यूमेरिकल इस बेस पर होंगे कि एक गैस टूट रही होगी, रिएक्शन से प्रोडक्ट में बदल रही होगी। जब गैस रिएक्शन से प्रोडक्ट में बदलेगी तो गैस के मोल्स में चेंज आएगा। जब गैस के मोल्स में चेंज आएगा तो वो हमसे कहेगा अगर एंथैल्पी चेंज इतना है तो बताओ इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। एक गैस टूटी, अमोनिया से बना है N2 प्लस 3H2, और वो कहेगा जब अमोनिया से N2 और 3H2 बना तो इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज हुआ, तो बताओ एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ। ऐसे क्वेश्चन करेगा। अगर डेल्टा एन जी 0 हो, किसी भी केस में जब डेल्टा एन जी यानी गैस के मोल्स में चेंज ना आए तो डेल्टा एच और डेल्टा यू उस केस में बराबर रहते हैं। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। आई बात समझ में कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अगली बात सुनो, कई टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं आज, स्क्रीनशॉट ले लूँ। भाई ध्यान देना है यहाँ पे, इस जगह पर आकर अब ध्यान से देखना है। देखो, एक टॉपिक आता है ऐसे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बड़े आराम से समझा दूंगा मैं इसे। एक्सटेंसिव
एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ चीजें पूछूंगा मैं आपसे बाद में, इसलिए अलर्ट रहिएगा क्योंकि वो सवाल पूछे जाएंगे पेपर में। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वॉल्यूम है और इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, सोचना पड़ता है इसमें। मास, नंबर ऑफ मोल, हाँ नंबर ऑफ मोल, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी 4 लिखी है मैंने, फिर मुझे जैसे ध्यान आ जाएगी, बाकी किताब में लिखा है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव है जैसे डेंसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। हाँ अभी यही है। तो क्यों, जरा देखना है, डेफिनेशन भी समझ में, जल्दी, ज्यादा देर मेरा इसकी औकात नहीं है इसी टॉपिक की। देखो ये कंटेनर है, ये एक सब्सटेंस है, कंटेनर नहीं है। लेट सपोज ये है ए पीस ऑफ आयरन, ये लोहे का एक टुकड़ा है, इतना हैवी। ये मैंने इसका मास लिया है, मैटर, देख आपको साइज दिख ही रहा है, मैंने इतना बड़ा ये टुकड़ा लिया है, इतना बड़ा, ये हैवी पीस इतना बड़ा। तो मेरे पास इतना मैटर है, इतना आयरन है। इस बात पे ध्यान दो, जो मैं इतना इतना कह रहा हूं, इतनी अमाउंट है मेरे पास आयरन की। इस आयरन का टेम्परेचर है 20 डिग्री, और लेट सपोज यह गर्म है 500 डिग्री, काफी गर्म है। हर जगह टेम्परेचर 500 ही है, और ऐसा नहीं होता कि अलग अलग जगह का नहीं बताया जा रहा है, 500 डिग्री। इसका वॉल्यूम है, इस पूरे का वॉल्यूम है मान लो 1500 ml। सडनली अगर कोई आयरन के पीस को कट कर दे 2 हिस्सों में, ये देखो कट कर दिया, तो ये बताओ अगर इसे कट कर देते हैं तो अब कितने हिस्से की बात कर रहे हैं? तो अमाउंट कम हो गई, मतलब 2 हिस्सों में बट गई ना अमाउंट, ये अमाउंट आधी आधी हो गई। तो ये बताओ वॉल्यूम आधा हो गया कि नहीं? हाँ वॉल्यूम आधा हो गया। और टेम्परेचर बताओ कितना है इसका, ये बताओ कि टेम्परेचर कितना है इसका? सर 500 डिग्री। 500 डिग्री सर। 500 ही है, तो क्या टेम्परेचर आधा हुआ है? नो सर। नहीं। तो क्या टेम्परेचर अमाउंट पर डिपेंड करता है? कहना है नहीं। नो सर। यहां से हमें दिख रहा है कि जब मैंने आयरन की अमाउंट आधी ली तो वॉल्यूम आधा हो गया। तो मेरे समझ में आता है वॉल्यूम एक ऐसी चीज है, वो उतनी ही ज्यादा होती है जितनी अमाउंट ज्यादा हो। यानी वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। ठीक वैसे ही नंबर ऑफ मोल, आप जितना बड़ा आयरन का टुकड़ा लेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल ज्यादा आते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है जितनी अमाउंट मैटर की ज्यादा हो। वही डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर ऐसी चीजें हैं जिनमें ये, अरे वही डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर सुन लो थोड़ा बहुत, ज्यादा मुझे इसमें डिटेल में कोई इच्छा नहीं है। डेफिनेशन आती है इनकी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहचानने के लिए आता है, इसलिए ऐसे टॉपिक। सुनो देखो, जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो और बड़े का कम हो।
और ऐसा भी हो सकता है कि बड़े का ज्यादा हो, छोटे का कम है, यानी कि टेम्परेचर अमाउंट के साथ बढ़ता और घटता नहीं है। ज्यादा अमाउंट का टेम्परेचर कम आ सकता है और कम अमाउंट का टेम्परेचर ज्यादा। प्रेशर एक छोटे कंटेनर में, अच्छा एक चीज देखो, एयर का प्रेशर 1 atm है और एयर कितनी बड़ी है, साइज एयर का, और मेरा टायर बाइक का, उसमें कितनी कम गैस है एयर के मुकाबले, मगर प्रेशर उसमें एयर से ज्यादा है। यानी मेरे टायर के अंदर जो गैस है उसकी अमाउंट कम है मगर प्रेशर एयर से ज्यादा है, और एयर में अमाउंट ज्यादा है गैस की मगर प्रेशर उतना नहीं है। यानी प्रेशर जरूरी नहीं है कि अगर गैस ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। प्रेशर छोटी यानी कम अमाउंट का प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है और ज्यादा अमाउंट का प्रेशर कम हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी प्रेशर डायरेक्टली अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी कैसे, अब ये एक चीज और है, देखो यही से समझा देता हूं डेंसिटी। मान लो कि इसका वजन 20 किलो है और वॉल्यूम 1500 ml, तो 20 किलो डिवाइड बाय 1500 ये डेंसिटी है। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं तो मास हो गया 10 किलो। मास भी किस पर डिपेंड है, अमाउंट पर, और वॉल्यूम हो गया 750। मास 10 किलो, वॉल्यूम हो गया 750। अब ध्यान से देखो क्या डेंसिटी में कोई चेंज आया, नहीं। ऊपर वाली वैल्यू भी हाफ हो गई, नीचे वाली, ऊपर वाली वैल्यू हाफ तो नीचे वाली भी हाफ। तो डेंसिटी के अमाउंट के साथ चेंज नहीं हुई, या डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं रहती है। आया समझ में? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है whose value independent of amount, जिनकी वैल्यू अमाउंट पर डिपेंड ना करे। अरे बताओ ना, आया समझ में? एक्सटेंसिव इंटेंसिव, Yes, Yes, sir. sir. हाँ। आगे से हटाओ, आगे से इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरा टॉपिक समझना। देखो देखो हीट कैपेसिटी, अगर आपको ये मालूम है, एक बार इस पे बात कर लेते हैं। ये बताओ कि हीट कैपेसिटी कितनों के स्कूल में नहीं आ रहा है, अगर मालूम है तो बताओ। तुम्हें मालूम ही नहीं, सुनो पढ़ा रहा हूं मैं इसमें, सुनो। अच्छा समझेंगे हीट कैपेसिटी, और बहुत सिंपल वे में। ऐसे डर गया मैं तो, ऐसा लगा मुझे किसी ने खींच लिया है। भगवान, हीट कैपेसिटी सिंबल है सी। अच्छा देखो, ये एक एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है, किसी का भी हो, जरूरी नहीं है, बहुत प्यार से समझना है। ये एक एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं हीट देता हूं, जैसे 2000 जूल, हीट की यूनिट है जूल कैलोरी। हीट देने से टेम्परेचर बदलता है, जैसे इसका टेम्परेचर 25 डिग्री था और 25 डिग्री से मान लो 50 ज्यादा हो जाएगा, 25 से मान लो 35 हो गया। बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, हीट दी है और इससे एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 25 से 35 हो गया। 25 को केल्विन में कर लो, 298, और 35 हो गया 308। अब ध्यान से देखो, केल्विन में भी 10 केल्विन का अंतर है और डिग्री सेल्सियस में भी 10 डिग्री का, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो केल्विन और डिग्री में सेम ही आएगा, अंतर तो सेम ही आएगा। 25 को 298, 35 को 308 लिखूंगा, 273 ये बहादुरा पता नहीं कहा, 273 जोड़ जोड़ के लिखूंगा तो
डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है, तो आप इसे 10 केल्विन या 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर कोई चीज 25 से 35 हो गया है उसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो 10 डिग्री का आया है या 10 केल्विन, एक ही बात है। अब सुनो, कितनी हीट दी आपने 2000 जूल और कितना चेंज हुआ टेम्परेचर 10 केल्विन, तो काट दो, एक बचा और ये 200, तो 200 जूल हीट लग गई 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में। ये हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब है 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए किसी सब्सटेंस को जो हीट चाहिए, तो आपको जो हीट देनी है, पता नहीं तुम कितना ध्यान दे रहे हो, लेकिन ध्यान देना है बहुत जरूरी तरीके से। 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए किसी सब्सटेंस को जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी होती है। जैसे एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी है 200, क्योंकि 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में इतनी हीट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन एक चीज सुनो, क्या एल्यूमिनियम की वैल्यू हमेशा यही आती है? आज ही आई है, क्या हमेशा ही आएगी? नहीं सर। हाँ, क्योंकि जितना साइज ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, फील करना है, अगर एल्यूमिनियम पृथ्वी जितना बड़ा होता तो क्या उसका भी टेम्परेचर तुम 1 केल्विन चेंज कर देते 200 जूल से? यानी ये जो हीट कैपेसिटी है ये नॉर्मल हीट कैपेसिटी है और ये फिक्स नहीं होती है, क्योंकि आपने यहां पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये कितने एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी है। तो क्या ये वैल्यू चाहिए? इसी बात को तो समझना है जो मैं बोल रहा हूं। क्या ये वैल्यू किसी काम की है? तो नहीं, सिर्फ इस एल्यूमिनियम के टुकड़े के लिए है ये काम की। किसी दूसरे बच्चे पर अगर एल्यूमिनियम का टुकड़ा हो तो उसके काम की नहीं है। मगर ये काम क्या करती है हीट कैपेसिटी? जैसे यही टुकड़ा है, सेम पीस ऑफ एल्यूमिनियम, इसको समझना, सेम पीस ऑफ एल्यूमिनियम, यही टुकड़ा है एल्यूमिनियम का। तो ये काम क्या करेगा? ये काम ये करेगा कि अगर आप इसकी हीट कैपेसिटी जानते हैं, अगर आप इसकी हीट कैपेसिटी जानते हैं, जैसे 200 जूल जानता हूं मैं, 200 जूल 1 केल्विन, तो इससे मेरे को फायदा क्या हो सकता है? एक बार तुमने अगर ये निकाल के लिख ली तो अगली बार आपको फायदा ये होगा कि जब ये टुकड़ा एल्यूमिनियम का आपके पास आएगा तो आप आसानी से पता कर सकेंगे कि आप इसे कितनी हीट दे रहे हैं। जैसे आपने इसे हीट दी और इसका टेम्परेचर थर्मामीटर से आपने पता किया 4 केल्विन चेंज हुआ है, तो 1 केल्विन चेंज होता है 200 जूल से, तो 4 केल्विन चेंज हुआ होगा 800 जूल से। यानी हम आसानी से, अगर हमें किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी पता हो तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि हम उसको कितनी हीट दे रहे हैं। एक बार तो हमको पता होना चाहिए शुरुआत में कि हमने कितनी हीट दी है, एक बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाद में इसका इस्तेमाल होता रहेगा। यानी हम ये खेल बना सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर नापो 2 केल्विन 5 केल्विन, जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है उस टेम्परेचर चेंज की C से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं दिखा है तो सुनो, आप देखना, हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था अभी मैंने लिखा है, लिखा नहीं है, वो ये था, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और अभी आपने जो सिंपली देखा था वो ये था, Q डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर।
तो मैंने शुरुआत में हीट कैपेसिटी निकाली है Q डिवाइड बाय डेल्टा T, और मैं कभी भी Q निकाल सकता हूं अगर मुझे किसी सब्सटेंस का C पता है, तो चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो और Q। एक बार फील करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने इसका टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया, और मैं ये बताना चाहता हूं उस बच्चे को कि उस बच्चे ने इसे कितनी हीट दी है। 10 केल्विन बढ़ा है, 1 केल्विन 200 जूल से बढ़ता है, तो यहां 200 केल्विन 200 जूल लिख लो, वो 1 केल्विन के लिए है, और 10 केल्विन से बढ़ेगा 2000 जूल। 2000 जूल हीट दिया आपने, जैसे मतलब मैथ का इस्तेमाल करेंगे। तो हीट कैपेसिटी का ये यूज है कि अगर आप किसी सब्सटेंस, अगर मैं कमरे में हर सब्सटेंस की, अपने कमरे में हर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी जानता हूं, तो मैं कभी भी चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करके ये पता कर सकता हूं कि मैं सब्सटेंस को कितनी हीट दे रहा हूं। मगर ये जो हीट कैपेसिटी है इसी टुकड़े के काम आएगी। क्यों ना हम हीट कैपेसिटी ऐसे निकालें कि दुनिया में कहीं भी एल्यूमिनियम हो तो उसकी वैल्यू एक ही हो। तो ये भी किया जा सकता है, बड़ा आसान है, स्क्रीनशॉट लो। देखो, डस्टर अब इसको देखना है ध्यान से, इससे बाकी के समझ में आ जाएंगे। देखो, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल भी सी ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है देखो। जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, मेरे को पता होना चाहिए ये कितने ग्राम का है, जैसे 20 ग्राम, और मैंने इसको हीट दी है, ये भी मेरे को मालूम होना चाहिए मैंने इसको कितनी हीट दी है, जैसे मैंने इसको हीट दी है 5000 जूल, और इसकी टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, मान लो इसका टेम्परेचर बदल गया है 5 केल्विन। ठीक, हर चीज क्लियर रखना। तो मैंने इसको कितनी हीट दी है 5000, और उससे टेम्परेचर कितना बदला है 5 केल्विन। लाइट है ये सब कुछ, और कितने ग्राम का है ये 20 ग्राम। अगर मैं नीचे 20 ग्राम लिख देता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो इससे फर्क ये पड़ता है कि इसे काट दो पहले, 1000 और 20, 50 आ गए। इससे फर्क ये पड़ता है कि 50 जूल हीट देनी पड़ेगी आपको 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और ये भी बता रहा है कि जब एल्यूमिनियम का टुकड़ा 1 ग्राम का हो। यानी कि आप सुनना इस बात को कि अगर एल्यूमिनियम दुनिया में कहीं भी हो तो ये सारे एल्यूमिनियम के लिए है वैल्यू, लेकिन हर किसी का मास तो 1 ग्राम नहीं है। लेकिन वो ये कह रहा है कि दुनिया में कहीं भी एल्यूमिनियम अगर 1 ग्राम हो तो उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो आपके पास जो एल्यूमिनियम है उसको भी 1 ग्राम कर लीजिए, मेरे पास जो एल्यूमिनियम है वो भी अगर 1 ग्राम हो, तो मतलब 1 ग्राम के लिए आपके एल्यूमिनियम के बारे में ही है ये जो आपके पास है। बस वो ये कह रहा है कि वो टुकड़ा जो है आपके पास एल्यूमिनियम का वो 1 ग्राम का होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, वो 1 ग्राम का टुकड़ा तो नहीं है ना मेरे पास। फायदा ये होगा, इसका फॉर्मूला देखो, C इक्वल्स टू Q, ये तो हीट ऊपर लिखी थी, चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई मास।
इससे फायदा ये है कि अगर आपको हीट निकालनी हो C इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल एम, ये मैंने एक बार निकाल ली है C, एक बार मैंने ये निकाल लिया। मैं इसका फायदा बता रहा हूं। जैसे ये मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मान लो कोई भी नाम, मान लो वरुण है। वरुण ने कहा सर मैंने अभी अभी इसको हीट दी है, एल्यूमिनियम है। मैंने कहा ठीक है सर बताना कितनी हीट दी है, हीट बतानी है। तो मैंने कहा ये पता करो टेम्परेचर में कितना चेंज आया। इसने कहा 10 केल्विन आया। तो अगर मैं हीट बताता हूं और सी की वैल्यू मेरे को मालूम है 50, मैंने कहा हमेशा यही रहेगी, लेट आई, क्योंकि ये वाली बदलती नहीं है, ये हर एल्यूमिनियम के लिए है। 50 जूल पर केल्विन पर ग्राम, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज होता है 50 जूल से। तो 10 केल्विन टेम्परेचर चेंज होगा 500 जूल से। मगर अगर आप सिर्फ 10 केल्विन लिखते हैं और m की वैल्यू नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर ऐसा है 500 जूल, केल्विन से केल्विन कटा, पर ग्राम। तो आपने आंसर 1 ग्राम के लिए निकाला है। आपने ये निकाल दिया है कि अगर एल्यूमिनियम का टुकड़ा ये 1 ग्राम का होता तो आपको 10 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए 500 जूल हीट देनी पड़ती। अगर ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा 1 ग्राम का होता तो आपको 10 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए 500 जूल हीट देनी पड़ती। मगर ये 1 ग्राम का नहीं है, तो आपको 20 जितने ग्राम का ये टुकड़ा है ये पता करना पड़ेगा। मान लो ये टुकड़ा 5 ग्राम का है तो आपको 5 ग्राम से मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी, तो आपका आंसर करेक्ट है। 50 ग्राम से ग्राम गया, केल्विन से केल्विन, 50 500, 500 तो 1 ग्राम के लिए है। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करना है, 1 ग्राम का 1 केल्विन चेंज करना है। 1 ग्राम का 10 केल्विन, 500 जो है 500 जूल, जो 500 लिखा है ये 1 ग्राम का टेम्परेचर 10 केल्विन चेंज करने के लिए। और 5 ग्राम का करना हो तो 2500 आएगा ना फिर तो वैल्यू, 2500 जूल। आया समझ में कि नहीं है बताओ कैसे काम कर रही है, कि सबके लिए करेगी ये काम? यस सर। यस सर। अब एक बड़ी सिंपल है, एक मोलर होती है। अब इसको समझना थोड़ी पड़ेगा मोलर को। एक मोलर हीट कैपेसिटी होती है। मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो, जैसे आपने C इक्वल टू Q लिखा है तो आपको अगर आप यहां पर मास नहीं लिखेंगे एल्यूमिनियम का बल्कि नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो पर मोल के लिए निकाल रहे हो तुम, 1 मोल का टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो C इक्वल टू डेल्टा टी इंटू एन, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। ना तो आपकी ये वैल्यू आपको बार बार निकालनी पड़ती है, ना स्पेसिफिक, ये दोनों फिक्स रहती हैं। आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी 1 ग्राम के लिए, मोलर हीट कैपेसिटी निकाली जाएगी 1 मोल के लिए, ये भी फिक्स रहेगी। एक छोटा सा डेरिवेशन बताना है, स्क्रीनशॉट लो। चलिए सर। हाँ एक मिनट। देखो तो हीट कैपेसिटी का मतलब है Q बाय डेल्टा टी। ये सिंपल वाली है, सबसे पहले वाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो सबसे पहले वाली हीट कैपेसिटी है, अगर मैं इसमें हीट दूं, ये क्या है Q का मतलब है मैंने कितनी हीट दी है। अगर मैं हीट दूं
कांस्टेंट प्रेशर पर। अभी कांस्टेंट प्रेशर मतलब मैं हीट दे रहा हूं और सब्सटेंस का प्रेशर नहीं बदल रहा है, ये गैस के लिए है मेनली टॉपिक। तो फिर हीट कैपेसिटी पर भी पी लग जाता है, इसका मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप इसको प्रैक्टिकली नहीं समझना चाहते हैं तो इससे भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पी लगाया, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दे रहे हैं, आपने कहा हाँ जी, तो ये सीपी बन गया। अब जो क्यूपी है वो है सीपी इंटू डेल्टा टी, और जो आपका क्यूपी है ना वो डेल्टा एच है, अभी तो पढ़ा है तुमने, सीपी इंटू डेल्टा टी। सेम अगर आप सीवी निकालेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर देनी, यानी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज होने देना नहीं है। ये भाई पिस्टन लगा, हीट देनी है और पिस्टन लगा के रखोगे तो ये वाला टॉपिक बन जाएगा, और पिस्टन नहीं लगाओगे वॉल्यूम फिक्स कर दोगे तो ये वाला टॉपिक बन जाएगा। हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब ये क्यू वी इसके इक्वल है सीवी इंटू डेल्टा टी। अभी अभी तुमने पढ़ा है कि क्यू वी जो होता है वो डेल्टा यू है, बेशक याद ना हो वो एक अलग बात है। अब ये जो इक्वेशन है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी पीछे आई थी, ध्यान देंगे, अब आप ध्यान देंगे ना आगे से। डेल्टा अब बाहर ले लो, मैंने आपको बताया था इसमें डरना नहीं है। डेल्टा बाहर लेने का मतलब है आपको, आप पर डिपेंड है कि आप चेंज प्रेशर में करना चाहते हैं या वॉल्यूम में, लेकिन इस इक्वेशन में वॉल्यूम में ही चेंज होता है, हमको मालूम है। अच्छा, पीवी की जगह मैं एनआरटी लिख सकता हूं, देखा टॉपिक गैस के लिए है कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन ही गैस की है। पिस्टन, वही पिस्टन लगाना होना चाहिए, वही सब कुछ है। अगर गैस के मोल 1 हो, अगर गैस के मोल 1 है, इफ एन इक्वल टू 1, एक मोल गैस के लिए, तो यानी कि जो इक्वेशन अब मैं लिखूंगा वो एक मोल गैस के लिए होगी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा अंदर अगर ले जाते हो, एन तो गायब ही हो गया है, 1 हो गया है ना 1, आर में थोड़ी लगता है डेल्टा, आर तो चेंज ही नहीं होगा, टी ही चेंज होगा, आर डेल्टा टी। भाई एन तो गायब हो गया, 1 हो गया। अगले स्टेप में अब ये चेंज जो है वो आर में तो होगा नहीं, आर तो कांस्टेंट होता है, तो ये टेम्परेचर में चेंज होगा, तो एन, अब क्या लिखूं, एन था, तो अब इसे आप लिख सकते हैं, एन तो 1 हो गया, आर डेल्टा टी, डेल्टा एच की जगह लिख सकता हूं मैं, यहां आ जाओ, डेल्टा एच की जगह सीपी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा यू की जगह सीवी इंटू डेल्टा टी। बहुत आसान डेरिवेशन है, याद ना हो तो अलग बात है, समझ नहीं आते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं, ये नहीं कह रहा समझ में आएगा ही, याद नहीं होता है तो नहीं आता है समझ में, लेकिन है बहुत इजी। ये हटाऊं आर डेल्टा टी, अच्छा डेल्टा टी कट जाएगा कॉमन लेके, तो सीपी बचेगा, सीवी बचेगा प्लस आर, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। तो ये सीपी और सीवी में जो अंतर है वो आर के बराबर है, ये समझना है बस जी। अब कल क्लास तो है लेकिन कल टॉपिक रिपीट है, तो कल मैं एक बार आपको 12 बजे तक बताऊंगा, टाइम बताऊंगा कि किस टाइम क्लास लूंगा, नहीं तो फिर आप उसमें आ जाना, रिवर्सिबल वर्क डन बनाना है, पढ़ाना है मुझे एक तो बैच में 1 बजे, उसमें लिंक भेज दूंगा मैं। ठीक है जी, बाय।